राम राम सा। आज हम बात करेंगे कि किस प्रकार यूपीएससी के पीवाईक्यू एनालाइज के माध्यम से हम इस यूपीएससी के प्रीलिम्स के एग्जाम में 20 से 30 नंबर जो है अपने बढ़ा सकते हैं और जो कट ऑफ है उसको जो इजीली क्लियर कर सकते हैं। तो इस वीडियो में जो है मैंने ये दिखाने की कोशिश की है कि अगर आप लॉजिकली चीज़ों को सोचते हैं, अगर आप कॉमन सेंस का प्रयोग करते हैं तो आपकी एक्यूरेसी भी बढ़ेगी और जो आपकी गेसिंग पावर है वो भी जो है और ज़्यादा बढ़ जाएगी। और उसके माध्यम से जो एक एज आपको चाहिए यूपीएससी प्रीलिम्स को पास करने के लिए, वो एज आपको कहीं ना कहीं जो है बाकी दूसरे बच्चों से ज़्यादा मिल जाएगी। उस विश्वसनीयता को बनाए रखने के लिए कि ये चीज़ें मैंने खुद के अपने हाथ से की है, मैंने अपनी जो स्क्रीन पर जो है अपनी पिछले साल की जो मार्कशीट है उसको शेयर किया है, जिसमें जो है वो अच्छे खासे जो है नंबर दिखा रखे हैं। तो आप इसके आधार पर जो है एक चीज़ कम से कम समझ सकते हैं कि जो मैं चीज़ें बता रहा हूँ उसमें कहीं ना कहीं जो है मेरा एक्सपीरियंस जो है भी जो है वो काम कर रहा है। तो मैं बिना वक्त जो है ज़ाया करे मैं आगे वीडियो की जो है शुरुआत करता हूँ। और आज जो है मैं यूपीएससी 2023 है उसके बारे में बताऊंगा कि वहाँ पर जो है कैसे आप लॉजिकल थिंकिंग कर सकते हैं। और यहाँ पर मैंने जो हिस्ट्री का जो है आज पार्ट लिया है, सिर्फ 2024 का जो है हम बाद में देखेंगे जब यूपीएससी खुद जो अपनी ऑफिशियल आंसर की को जो है वो जारी करेगा। तो सबसे पहले आप पहला सवाल देखिए इसमें कि किस प्रकार यहाँ पर लॉजिकल थिंकिंग और कॉमन सेंस का हम जो हम प्रयोग कर सकते हैं और अपने जो है नंबर बढ़ा सकते हैं। पहला इन्होंने जो सवाल पूछा है वो पूछा है कि धान्य कटक को लेकर कि आखिर जो धान्य कटक है वो किस प्रदेश में स्थित है, यानी कि किस राज्य में स्थित है। तो यहाँ पर जो है जिन्होंने पढ़ रखा है उनके तो ठीक है, उनको तो समझ में आ सकता है कि हाँ ये इसी स्थान पर है। लेकिन जिन्होंने ठीक से नहीं पढ़ा है, जिनको याद नहीं आ रहा है, जिन्होंने बस एक दो अटेम्प्ट दिए अभी इसके कारण डिवीजन ज़्यादा हुए नहीं है, तो उनको लेकर मैं किस तरीके से आप लॉजिकल थिंकिंग कर सकते हो उसको मैं बता रहा हूँ। तो आप सबसे पहले ए ऑप्शन को एक बार साइड में रखिए, आप सीधा आइए बी और डी ऑप्शन पर। इन बी और डी में क्या लिखा है, एक में गांधार लिख रखा है और एक में लिख रखा है मगध। तो यहाँ पर आप एक चीज़ सोचना कि जो धान्य कटक लिख रखा है उसके पीछे कटक आ रहा है नाम, और कटक हमें पता है कि उड़ीसा में है और उड़ीसा जो है पूर्वी सीमा पर है। और जबकि जो गांधार और जो मगध है वो पूर्वी सीमा पर जो यानी कि जो तटीय जो पूरी सीमा है वहाँ पर नहीं है। तो इस आधार पर गांधार जो इतना दूर है मैंने इसको काट दिया और जो मगध इतना दूर इसको भी मैंने काट दिया। फिर मेरे पास बचता है कलिंग और आंध्र प्रदेश। तो यहाँ पर कटक जो है जुड़ता है उड़ीसा से या फिर कलिंग के आसपास है। तो यहाँ पर मेरे जो है ओवर थिंकिंग में बार बार आ रहा था उड़ीसा, लेकिन जो मेरी फर्स्ट थॉट थी या फिर मेरी जो गट फीलिंग थी वो बार बार आ रही थी कि आंध्र प्रदेश है, उड़ीसा या फिर कलिंग नहीं है। तब जाकर मैंने अपनी फर्स्ट थॉट को जो है महत्ता दी और मैंने पहले ही प्लानिंग बना रखी थी कि मैं हमेशा अपनी गट फीलिंग को जो प्राथमिकता दूंगा, क्योंकि अगर आप अपनी गट फीलिंग को मांगते हैं तो 10 में से 9 सवाल सही कर सकते हैं, और अगर ओवर थिंकिंग को मानते हैं तो 10 में से हो सकता है एक सवाल सही हो, 9 सवाल गलत हो जाएंगे। फिर मैंने आंध्र प्रदेश इसमें जो आंसर किया था। और इसके पीछे क्या कारण था कि मेरे वो गट फीलिंग बार बार आ रही थी, क्योंकि मैंने एनसीईआरटी का जो है वो रिवीजन किया था और वही कारण था कि वो मेरे जो है दिमाग में बार बार वो चीज़ जो है वो कहीं ना कहीं आ रही थी। जैसे कि मैंने एनसीईआरटी का जो स्क्रीन पर आप देख सकते हैं मैप लगाया है, ये नई वाली एनसीईआरटी जो 12th का जो फर्स्ट पार्ट है उसका जो सेकंड चैप्टर है, यहाँ पर मैंने लिख भी रखा कि ये सवाल जो है IAS 2023 है उसमें पूछ रखा है। और दान्य कटक जो है ये यहाँ पर आंध्र प्रदेश में जो है वो दिखाया गया है। तो यानी कि ये जो हमने सवाल सोल्व किया है वो क्या लैंग्वेज के माध्यम से, कि भाषा का अगर आप ज्ञान ठीक से समझते हैं तो कहीं ना कहीं जो है सवाल जो है और ज़्यादा सोल्व कर सकते हैं। भाषा का ज्ञान कैसे, जैसे अगर आप राजस्थान के हैं तो आपको पता है कि गढ़ जो शब्द है या फिर जो गढ़ जो नाम है वो कई सारे नामों के पीछे लगता है, जैसे कि चित्तौड़गढ़, सूरतगढ़, अनूपगढ़, ऐसे जो सर है वो कई सारे नामों के पीछे लगता है, पर्वत सर हो गया या फिर और कुछ नाम हो गए। तो आपको नामों अगर भाषा का अगर खेल अगर आप समझ लेते हो तो ये सवाल जो आपके सही हो सकता है, और ऐसे कई पता नहीं कितने सवाल सही हो सकते हैं। अगला जो सवाल है इस वीडियो का दूसरा और इस जो स्क्रीन का है जो तीसरा सवाल है कि जो कोरकई, पुमपुहार और जो मुचिरी है वो क्या है। तो ये हमें तलाश करना है कि किस तरीके से हम चीज़ों को सोच सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आप जो ए ऑप्शन है उसको हटा दो। कैसे हटा दोगे कि नहीं, एक बार बी को आप हटा दो और ए पर आप हो सबसे पहले कि जो राजधानी नगर इन्होंने जो है यहाँ पर लिख रखा है, ये राजधानी नगर हो नहीं सकता। मैंने इसको देखते ही हटा दिया। कैसे नहीं हो सकता, क्योंकि हमने राजधानी नगर सारे के सारे पहले से पढ़ रखे हैं, एनसीईआरटी में भी पढ़े हैं, ओल्ड जो एनसीईआरटी या फिर जो RS शर्मा की उसमें भी जो पढ़ रखे हैं कि ऐसे कोई भी जो है राजधानी नगर रहे नहीं है, क्योंकि राजधानी नगर बहुत ज़्यादा फेमस रहे हैं। और मैंने आगे स्क्रीन पर भी शेयर किया है कि राजधानी नगर कौन कौन से रहे हैं, 7th क्लास के एनसीईआरटी में सारे राजधानी नगर उन्होंने लिख रखे हैं। तो ए इस आधार पर आप हटा सकते हैं। फिर सी बचता है कि लोहे और इस्पात निर्माण के केंद्र। तो लोहे और इस्पात निर्माण के केंद्र भी नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि हमने कभी ज्योग्राफी में से नाम सुना ही नहीं है। अगर ये लोहे और इस्पात निर्माण केंद्र के लिए फेमस होते तो आज भी हम कहीं ना कहीं जो ज्योग्राफी में इनके नाम किसी न किसी रूप में सुनते हैं। जैसे कि राजस्थान का जो खेतड़ी है वो तांबे के लिए हमेशा से फेमस रहा है, तो वो तांबे के लिए हड़प्पा के दौर में भी फेमस रहा था और आज के दौर में भी फेमस है। तो उसमें एक लिंकेज दिखता है, लेकिन इन नामों में वैसा कोई लिंकेज जो जुड़ नहीं रहा।
तो इसीलिए मैंने इस इंग्लिश वाले वर्जन में लिखा भी है कि जियोग्राफी में कभी हमने ये चीज़ जो है वो सुनी नहीं है। और जो ए वाला पार्ट था कि राजधानी नगर, उसका भी मैंने साथ में मैप लगा रखा है कि ये चीज़ भी नहीं हो सकती, क्योंकि हमने जितने भी प्रसिद्ध राजधानी नगर है उनको पहले से जो सुन रखा है या उनके जो है नाम कहीं ना कहीं देखे हैं। फिर जो बचता है बी और डी बचता है, और फिर मैंने बी और डी में से जो बी को चुना, क्यों चुना, क्योंकि मुझे ये चीज़ जो याद आई थी कि यूपीएससी ने पहले भी ऐसा एक पीवाईक्यू पूछ रखा था और जहाँ पर 2-3 नाम दे रखे थे और फिर पूछा था कि ये क्या है, तो वहाँ पर भी उसका आंसर जो पतन ही हुआ था। तो अगर आप पीवाईक्यू को पिछले सालों को ठीक से देखते हो तो कहीं ना कहीं आप जो है सटीक आंसर की तरफ जो है बढ़ सकते हैं और अपनी एक्यूरेसी को जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो ठीक कर सकते हैं। अब हम जो है इसके आगे का अगर सवाल देखें कि आगे के सवाल में क्या है, वो सवाल आता है कि भारतीय इतिहास को लेकर कई सारे लोगों के नाम दे रखे हैं कि ये लोग आखिर थे क्या। तो इन्हें एलेक्जेंडर का भी नाम है, इलियड का भी नाम है और जेम्स का भी नाम है। आप सवाल खुद पूरा पढ़ना, तो मैं आपको बताता हूँ इसमें आप लॉजिकल थिंकिंग किस तरीके से कर सकते हैं, कॉमन सेंस कैसे लगा सकते थे। आप ए ऑप्शन को एक बार छोड़ो, सीधा बी पर आओ। बी में उन्होंने क्या लिख रखा है कि औपनिवेशिक भारत में अंग्रेजी प्रेस की स्थापना। तो ये हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि अंग्रेजी प्रेस को लेकर हमने जो है कई सारी चीज़ें पहले से पढ़ रखी थी। स्पेक्ट्रम में पढ़ा है, 12th क्लास की जो एनसीईआरटी उसमें भी खूब सारी चीज़ें पढ़ी है, और जो 6th की और नहीं 7th की जो रही होगी शायद उसमें भी कहीं ना कहीं हमने 7th नहीं 8th में ही अपने पढ़ा ये चीज़ें। तो वहाँ पर जो है पहले से पढ़ रखी, उनको प्रेस को लेकर हमने से कभी भी कोई नाम सुने नहीं है, और जो फेमस पर्सनैलिटीज रही थी उनके नाम हम पहले से जानते हैं। इसलिए 20 का जो ऑप्शन हो नहीं सकता, और सी 20 का नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? इसमें लिख रखा है कि देसी रजवाड़ों में गिरजाघरों की स्थापना। हमने ये चीज़ कभी सुनी नहीं है, गिरजाघरों को लेकर क्या चीज़ें हुई थी, देसी रजवाड़ों में क्या हुआ था, इन चीज़ों को लेकर कभी मेन हिस्ट्री में ये चीज़ें रही नहीं है। और ये मुझे थोड़ा सा ठीक नहीं लगा गिरजाघरों को लेकर, कि नहीं, मुझे लगा ये चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए मैंने इसको हटा दिया। और फिर था डी कि औपनिवेशिक भारत में रेल का निर्माण। इसको मैंने इस आधार पर हटाया क्योंकि रेल को लेकर हमने सारी चीज़ें पढ़ रखी है। न्यू एनसीईआरटी में भी कई सारी चीज़ें लिख रखी है, और जो स्पेक्ट्रम उसमें भी कई सारी चीज़ें लिख रखी है कि उस दौर में वॉइसरॉय कौन था, कौन कौन काम कर रहे थे, कितना पैसा दिया गया था। तो इसको मैंने इस आधार पर हटा दिया कि ये चीज़ें मैंने जो पढ़ी उसमें से जो है सवाल नहीं पूछा गया। फिर मेरे पास जो है वो ए बचता है, वो होता है पुरातात्विक उत्खनन। और ये मेरे ए बार बार गट फीलिंग और फर्स्ट थॉट में भी आ रहा था। क्यों आ रहा था? सिर्फ आप इस तरीके से लॉजिक भी नहीं लगाएं, अगर आप ठीक से अगर रिवीजन कर रखा तो भी आपका आंसर जो है आप सटीक जो है निकाल सकते हैं आसानी से, बिना लॉजिकल थिंकिंग के भी। जैसे कि मैं आपको आगे जो स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ कि ये जो सवाल है, ये सेम सवाल, पिछला सवाल जिस तरीके से एनसीईआरटी से पूछ रखा था, ये भी सवाल जो एनसीईआरटी से जो उन्होंने पूछ रखा है कि ये आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये इलियड संगमर का इन्होंने जो है नाम दे रखा है। यहाँ पर एलियट लिख रखा है, जबकि वहाँ पर उन्होंने इलियड लिखा है। तो यहाँ से इन्होंने जो सीधा सवाल उठा लिया, और ये जो इलियड की जो कहानी है न्यू एनसीईआरटी का जो लास्ट चैप्टर, उसमें पूरी की पूरी कहानी दे रखी है कि अमरावती स्तूप को लेकर उसकी क्या भूमिका रही थी, जो कि अमरावती स्तूप जो है बाद के दौर में खत्म हो गया था। तो उसी कहानी का एक नाम जो है वहाँ पर उन्होंने पूछ लिया। अगर ये कहानी अगर आपको याद होती तो जो सबसे टफ सवाल लोगों को लगा था, तो वो आप सवाल जो है एकदम सही कर सकते थे, पुरातात्विक उत्खनन ही उसका आंसर होता। अब हम आगे बढ़ते हैं। अभी जो मैंने शुरू के जो 3 सवाल दिखाए थे वो दिखाए थे कि आप लॉजिकल थिंकिंग, कॉमन सेंस, अपने भाषा के ज्ञान से और आसपास की जो चीज़ें सुनते हैं उनके माध्यम से किस प्रकार ऑब्जर्वेशन से जो है आंसर सही कर सकते हैं। आगे के जो मैं 4 सवाल बताऊंगा वो इन चीज़ों को लेकर उतने नहीं है। ये सवाल है कि किस प्रकार अगर आप बेसिक डॉक्यूमेंट्स पढ़ते हैं, अगर आप अपनी न्यू एनसीईआरटी को ठीक से पढ़ते हैं, स्पेक्ट्रम जैसी बुक्स अगर ठीक से पढ़ते हैं, तो आप सिंपल जो सवाल है वो ठीक कर सकते हैं और 20-30 नंबर और एक्स्ट्रा ले सकते हैं। क्योंकि हर एक पेपर में जो है 20 से 30 सवाल सिंपल आते हैं, और जब 20 से 30 अगर सवाल सिंपल आते हैं तो आपके 40 से 50 मार्क्स की जो है लीड पहले से बन सकती है। और फिर आप अपनी जो है बाकी के जो 60 सवाल होते हैं उनमें कुछ गेसिंग वगैरह करके जो है काम चला सकते हैं 60-70 सवालों में। तो यहाँ पर जो सवाल अगला पूछ रखा है कि आत्मा का जो सिद्धांत है कि हर एक सजीव में और हर एक निर्जीव चाहे कुछ भी हो उसमें आत्मा का निवास होता है, ये सिद्धांत किसने दिया? देखो, जिसने अच्छे से रिवीजन किया उसके लिए तो ये बहुत ज़्यादा आसान है, लेकिन जो रिवीजन ठीक से नहीं करते या फिर पहले अटेम्प्ट में उनके साथ ये दिक्कत हो सकती है, या फिर जिनके पास हिस्ट्री ऑप्शनल है उनके साथ भी दिक्कत हो सकती है। तो उनके ए और बी में कईयों के कन्फ्यूजन हो जाता है, कोई को डी में भी कन्फ्यूजन ले लेते हैं कुछ तो यहाँ पर बी किस तरीके से होगा कि ये जैन परंपरा क्यों है? क्योंकि ये सवाल भी जो है यूपीएससी ने सीधा एनसीईआरटी से पूछा है और सेम टू सेम उसी चैप्टर से पूछा जो मैंने पीछे इलिट वाला बताया था, उसी चैप्टर से। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, हमने लिख रखा है आईएएस 2024 की जगह 24 की आप 23 इसको कर देना। इसमें देखो सीधी सीधी लाइन यही उठा के पूछ रही कि जैन दर्शन की सबसे महत्वपूर्ण अवधारणा यह है कि संपूर्ण विश्व क्या है, जीवान है, प्राणवान है, और ये माना जाता है कि पत्थर, चट्टान और जल में भी जो है वो जीवन है और जीवों के प्रति अहिंसा वगैरह जो चीजें रखनी चाहिए। इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि एनसीईआरटी जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और उसकी एक एक लाइन एक एक सब पढ़ना जो है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब अगला ही जो सवाल ऐसा ही है कि प्राचीन भारत को लेकर उन्होंने कुछ चीजें पूछी है
और मेन इसमें सवाल है वो स्तूप को लेकर है। अब इसमें से जो 2 नंबर और 3 नंबर जो ऑप्शन है ना उसको आप आसानी से जो राइट कर सकते हैं, क्योंकि इनकी लैंग्वेज से समझ में आ रहा है कि पॉजिटिव टाइप की लैंग्वेज और ऐसी चीजें जो संभावित हो सकती है, तो आप इसके आधार पर जो है 2 और 3 को जो सही मान सकते हैं। अब हमारे लिए जो सबसे ज्यादा दिक्कत आएगी ना वो आएगी 1 में, जो दे रखा है कि स्तूप की संकल्पना मूलतः जो है बहुत संकल्पना थी, ये चीज यहाँ पर दे रखी है। देखो ये कोचिंग में मिले या नहीं मिले मुझे थोड़ा सा डाउट है, अगर अच्छी कोचिंग है तो हो सकता है मिल जाए, लेकिन अगर बेकार कोचिंग है तो शायद ये आपको ए ऑप्शन का आंसर वहां पर मिले भी ना। लेकिन एनसीईआरटी इसका जवाब देगी और एनसीईआरटी वापस उसी चैप्टर से जवाब देगी जो न्यू एनसीईआरटी है, जो सबसे लास्ट चैप्टर है वहीं से वापस सवाल पूछा गया है। और आप मैंने जो पेन से हाईलाइट भी किया आप देख सकते हैं, ब्लू पेन से इसमें मैंने लिखा है कि यानी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि स्तूप बनाने की परंपरा बुद्ध से पहले की रही होगी, लेकिन ये जो है बौद्ध धर्म से जो है वो जुड़ गई। तो ये इसीलिए मैं कह रहा हूँ बार बार कि एनसीईआरटी किस तरीके से आपको जो नंबर बढ़ा सकती है और लॉजिकल थिंकिंग और कॉमन सेंस को और ज्यादा आपके लिए जो आसान कर सकती है। बस एनसीईआरटी के लगातार आप रिवीजन करते रहो, जो बेसिक स्टैंडर्ड बुक्स हैं उनके लगातार जितने रिवीजन हो सकते हैं उतने रिवीजन करो। अगला जो सवाल आता है ऐसे ही 9 नंबर सवाल पूछ रखा है कि ऐसा कौन सा शासक था, दीव का ऐसा कौन सा नहीं गुजरात का ऐसा कौन सा शासक था जिसने जो दीव था वो पुर्तगालियों को जो सौंप दिया था। और देखो अगर आपने अच्छा अगर रिवीजन किया है, अगर अच्छे आपने अटेम्प्ट दिए यूपीसी के, तो आपको इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगा शायद। लेकिन जिन्होंने ठीक से नहीं पढ़ा है, रिवीजन ठीक से नहीं किया, उनकी दिक्कत आएगी कि महमूद बगेड़ा है या फिर बहादुर शाह है, वहां पर जो कंफ्यूजन हो सकता है। लेकिन ये आपका कंफ्यूजन मिट सकता है अगर आपने स्पेक्ट्रम ठीक से पढ़ रखी है। मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ कि स्पेक्ट्रम में से जो पेज नंबर 29 है वहां से सवाल उन्होंने पूछ रखा है। मैंने ग्रीन में जो है हाईलाइट भी किया बहादुर शाह, और रेड जो लाइन उसमें दिखाया भी है कि उसने उन्हें दीव में बेस प्रदान करने का वादा भी किया, यानी उन्हें प्रस्ताव भी दिया अगर हुमायूं के खिलाफ जो पुर्तगाली उनकी सहायता देते हैं। लेकिन बाद में पुर्तगाली जो है इसी के साथ धोखा करते हैं और इसको जहाज में ले जाकर जो है मार देते हैं। तो ये भी जो है एकदम बेसिक जो बुक है आपकी स्पेक्ट्रम, उससे जो है सवाल इन्होंने जो है पूछ रखा है। और अगर किसी ने विपिन चंद्र पढ़ी है तो हो सकता है वहां से ही सवाल आया हूं, क्योंकि ये तो एकदम कॉमन सवाल है। अगला जो इसमें जो 10 नंबर इसमें सवाल दे रखा है उसमें ये पूछा है कि ये वो कौन सा एक्ट था जिसके माध्यम से बंगाल के गवर्नर जनरल को जो है भारत के गवर्नर जनरल के रूप में जो मान्यता दी गई। ये सवाल हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, एनसीईआरटी में पता नहीं कितनी बार पढ़ा, स्पेक्ट्रम में भी जो कितनी बार पढ़ा। तो ये इसके माध्यम से मैंने बताने की कोशिश की है कि जो बेसिक बुक्स है वो कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसका भी मैंने जो है साथ में स्क्रीनशॉट लगा दिया, फिर फोटो लगा दी है कि ये सवाल जो है यहाँ से दे रखा है पेज नंबर 804, यार इससे भी पहले पता नहीं कितने पेजों पर ये सवाल जो है वो लिखा हुआ है। तो मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि जो मैंने लॉजिकल थिंकिंग और कॉमन सेंस की जो चीज़ें बताने की कोशिश की है, जो मैंने जो बेसिक डॉक्यूमेंट्स पढ़ने की जो है मेहता इस वीडियो में बताई है, वो आपको जरूर पसंद आई होगी। और मेरे साथ भी इस वीडियो में थोड़ी दिक्कत ये हो सकती है क्योंकि मेरा वीडियो जो मैंने बनाया तीसरी बार बनाया है, क्योंकि एक बार तो मेरे साथ दिक्कत आई कि मैंने वीडियो का जो आस्पेक्ट रेशियो था वो ठीक नहीं रखा, वो मैंने रख दिया शायद 9:16 रख दिया, तो वो पोर्ट्रेट में कुछ आ रहा था, तो वहाँ मेरी दिक्कत हो गई। फिर कल मेरे एक और दिक्कत हो गई, रिकॉर्डिंग में दिक्कत आ रही थी। अब तीसरी बार है तो हो सकता है थोड़ा बहुत चीज़ें मैकेनिकल लग जाएं, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा लगेगा। तो अगर अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट भी आप जरूर करें। और मेरी तरफ से एक बार फिर घना घना राम राम सा।